ना रिमेंबर बच्चे, जो आपकी मोशंस होते हैं देयर आर टू टाइप्स, या तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है या वो रिटार्डेड मोशन होता है। अब जैसे मान लो you're ड्राइविंग अ कार, ठीक है, आप उसके एक्सेलरेटर पे प्रेस करते हो तो उससे क्या होता है, स्पीड आपकी इंक्रीज कर जाती है। मतलब जब भी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी टाइम के साथ इंक्रीज करती है वी कॉल इट एक्सेलरेटेड मोशन, और यही अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो वी कॉल इट रिटार्डेड मोशन। इसलिए हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि मान लो अगर आपके पास एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऑलरेडी वो एक्सेलरेशन नेगेटिव में है तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, उसका प्लस बन जाएगा, मतलब उसका नेगेटिव कर देना आपने। नेक्स्ट इज योर टॉपिक इज दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। अब देखो बच्चे, कोई भी चीज़ अगर मान लो, आपको पता है अर्थ की क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी एक अट्रैक्शन होती है जो हर चीज़ को, एप्पल है ऊपर को क्यों नहीं जाता, नीचे को क्यों आता है, ठीक है, वो आपको पता है न्यूटन का एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट जो हुआ था। सेम भी कहते हैं जो अर्थ की ग्रेविटी होती है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब कोई चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो बॉडी क्या करती है, फ्रीली फॉल करती है। अब याद रखना, जब भी बॉडी अर्थ की तरफ को फॉल करती है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी की तरफ को आ रही है, तब हम लोग एक ही जगह पे हम लोग जी लिख देते हैं। जी क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर कोई बॉडी अर्थ से ऊपर को जा रही है तो इट इज मूविंग अगेंस्ट द अर्थ ग्रेविटी, तो हम लोग ए को किससे रिप्लेस करते हैं, -g से रिप्लेस करते हैं उस टाइम पे। अब g के बारे में रिमेंबर, g की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g के लिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं। जो g की वैल्यू होती है वो क्या करती है आपकी, इट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए मान लो अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक है लाइटर बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, अगर आप उसको ऊपर से फेंकोगे ना, दोनों बॉडीज सेम टाइम पे नीचे आएंगी, क्योंकि फिर g की वैल्यू वो तो सेम ही, एक्सेलरेशन तो उस दोनों में सेम आएगी क्योंकि अर्थ की वजह से आएगी। बट फिर भी कई बार ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो आपके पास एक कोई भारी चीज़ है, एक आपके पास कोई फैदर है, पंख है, तो पंख तो बहुत टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर की फ्रिक्शन लगती है, एयर की फोर्सेस लगती हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपकी क्या है, वैक्यूम है, मतलब वहाँ पर कोई एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं होगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि जो जी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए दोनों चीज़ें इक्वल टाइम पे ही अर्थ पे पहुँचेंगी। उसके अलावा जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जी क्या है, मिनिमम होती है इक्वेटर पे और पोल्स पे जाके सबसे ज़्यादा होती है। और इवन अगर आप मान लो अर्थ से ऊपर को जा रहे हो, मतलब हाइट पे जा रहे हो या डेप्थ पे जा रहे हो, गहराई पे जा रहे हो, तो जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती है। आई रिपीट, इक्वेटर पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, सॉरी, पोल्स पे मैक्सिमम है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 है वो। और अपना जी की वैल्यू चाहे आप ऊपर जा रहे हो हाइट पे, चाहे आप डेप्थ पे जा रहे हो, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज ही करेगी। न्यूमेरिकल्स विल डू टुगेदर। Next is your B exercise, that is your graphical representation of linear motion. अब what they are saying about this, फर्स्ट इज कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मैं लूँगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग और टाइम लूँगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड योर वाई एक्सिस। इधर आई एम टेकिंग डिस्प्लेसमेंट, हियर आई एम टेकिंग टाइम। पहला क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो इस बच्चे टाइम इधर लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम चेंज कर रहा है। मान लो वहाँ पर टाइम 1 सेकेंड है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। सेम आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मान लो 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, 20, तो इस तरह वो भी चेंज होती रहेगी, बढ़ती जाएगी। उधर को टाइम इधर को बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट उधर को बढ़ेगी। अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या है, रुका हुआ है। तो इसका मतलब टाइम चाहे 1 सेकेंड हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 10 हो जाए, चाहे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना मर्जी टाइम बढ़ जाए, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगी, मतलब चेंज नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रुका है। अगर 15 मीटर पे रुका है तो 15 मीटर पे ही रहेगा, जितना मर्जी टाइम चेंज हो जाए। तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देन इज योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। तो सेम वे अब देखो, मान लो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की 10 मीटर, तो 2 सेकेंड में कितनी कवर करेगा, 20 मीटर। 3 सेकेंड में कितनी कवर करेगा, 30 मीटर। सो हमेशा उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, जो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जो ओरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। ये किसके लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देन इज योर फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि अब डिस्टेंस अनइक्वल कवर होगा, टाइम इक्वल लेंगे हम लोग, बराबर लेंगे। तो उसमें क्या होगा, अब टाइम
कभी मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, कभी उसका डिस्टेंस कम कवर हो रहा है। तो इसका मतलब उस टाइम पे आपका कोई कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व। मैंने अब यहाँ पर 2 कर्व बनाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा कर्व। तो कोई भी कर्व, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो यू विल कॉल इट विच वेलोसिटी? इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कर्व इस तरह से भी हो सकता है, कर्व इस तरह से भी हो सकता है, बोथ आर योर फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इससे कंक्लूजन्स क्या है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये देखो इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इट इज फॉर व्हाट? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी। अगर वो स्ट्रेट लाइन है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस ये उसके साथ इंक्लाइंड है, मतलब कोई ना कोई एंगल बना रहा है, देन इट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इफ द ग्राफ इज अ कर्व, कोई भी कर्व हो सकता है, तो इट इज फॉर योर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आगे आएंगे कि जो स्लोप होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, वो हमें क्या देती है? हमेशा से वेलोसिटी देती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अब बच्चे लेट अस सी दिस क्वेश्चन, यू विल बी क्लियर है। इसमें से पूछा है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी देगा, तो ए और बी में से जिसकी भी स्लोप ज़्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। रिमेंबर, ये जो होता है इंक्लिनेशन, इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन एंगल। जिसका एंगल, इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल मेड विद द टाइम एक्सिस, वो ज्यादा होगा, उसकी स्लोप भी ज्यादा होगी। जैसे इसका एंगल इतना है और बी वाले का एंगल देखो ज्यादा है, बड़ा है, तो इसका मतलब बी की स्लोप ए से ज्यादा है। और मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है? जिसकी ज्यादा स्लोप होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी भी होगी। तो यू विल से हियर बी हैज मोर वेलोसिटी, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है? ज्यादा है। और हमें पता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें किसकी वैल्यू देता है? वेलोसिटी की वैल्यू देता है।